हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे हम आज रसशास्त्र का मेजर टॉपिक कवर करेंगे, दैट इज़ नथिंग बट द धातु प्रकरण। ओके, तो बहुत सारे कमेंट रिलेटेड दिस टॉपिक आए थे, तो दैट्स वाई मैंने वहाँ पे इस पर्टिकुलर वीडियो को बनाया है। ओके, और अल्टीमेटली मैंने बहुत सारे वीडियो सर्च किए यूट्यूब पे, तो वहाँ पे मुझे कोई वीडियो ऐसा रिलेटेड टू धातु प्रकरण वहाँ पे जो आपको एक्सप्लेन करे कोई ऐसा वीडियो नहीं मिला। ओके, तो अल्टीमेटली जो मैंने हैंड रिटन जो नोट्स था वो यहाँ पे आपके सामने मैं रिप्रेजेंट करूँगा। ओके, तो धातु प्रकरण अगेन मैं आपको बोलूँगा कि धातु प्रकरण में बहुत सारे धातु का हम यहाँ पे वर्णन करने वाले हैं। यहाँ पे उसके बारे में डिस्क्रिप्शन में पूरा हम देखने वाले हैं। ओके, तो अल्टीमेटली कहने का मतलब यही है कि वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा, आपको पूरे एंड तक बने रहना है। ओके, तो धातु प्रकरण, धातु मतलब पहले क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल धातु मतलब अगर हमें पता होना चाहिए। ओके, तो धातु मतलब सब जानते हैं कि मेटल। ओके, अगर नॉर्मल लेबर पीपल को अगर बोला जाए कि व्हाट इज़ नथिंग बट द धातु। ओके, तो धातु मतलब वो बोलेंगे कि मेटल जिसके पास वहाँ पे डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी होगी, मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी होगी। ओके, तो अल्टीमेटली जो करंट को वहाँ पे अल्टीमेटली उसके वो क्या होते हैं, उसके फेवर में आते हैं। ओके, तो जितने भी मेटल वगैरह होते हैं उनको नॉर्मली हम धातु बोलते हैं। तो रिलेट टू द, अगर हम आयुर्वेद की अगर बात करें तो वहाँ पे आयुर्वेद रिलेट टू द धातु वो क्या बोलता है कि जितने भी मेटल होते हैं ना, हम किससे एक्सट्रैक्ट करते हैं उसको, हम किसी खनिज से एक्सट्रैक्ट करते हैं। ओके, दैट इज समथिंग मतलब मिनरल से एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो मिनरल से खनिज से किसी मेटल को निकालना, किसी मेटल को खींच कर बाहर निकालना, इसको हम क्या बोलते हैं, लौह बोलते हैं। ओके, तो अल्टीमेटली यहाँ पे आपको बिफोर द कंटिन्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर धातु प्रकरण, यहाँ पे बहुत लोगों को कन्फ्यूजिंग आता है कि लौह मतलब क्या होता है और लोह मतलब क्या होता है और धातु मतलब क्या होता है। तो अगेन मैं आपको बता दूं कि तीनों का मतलब जो है अल्टीमेटली सेम है। कन्फ्यूजिंग स्टार्ट ऐसे हुआ था कि जो हम लोह बोलते हैं या फिर लौह जो बोलते हैं, इसे कुछ लोग हम या फिर एक ऐसा धातु है जिसे हम लौह या फिर लोह बोलते हैं। तो अल्टीमेटली वो हमारा क्या है, आयरन है। ओके, तो आपको ये भी एक चीज़ याद रखना है कि धातु को हम लौह भी बोलेंगे और अल्टीमेटली उसे धातु भी बोलेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका जो डाउट है ये आपको क्लियर करना चाहिए कि धातु को लौह भी कहीं कहीं बोला गया है। ओके, तो वहाँ पे आपको लौह ये ना रिलेट करना, उससे रिलेट नहीं करना है कि हमारा आयरन वाला। ओके, आयरन वाले लौह अलग है और ये लौह अलग है। ओके, धातु को लौह बोला गया है और जो हमारा एक लौह है जिसे हम लोह भी बोलते हैं वो हमारा आयरन होता है। ओके, तो अल्टीमेटली धातु इज ऑल्सो कॉल्ड एज लौह। अगेन मैं जस्ट अभी मैं आपको बताया, जिस प्रकार धातु अपने खनिजों से खींचकर निकाले जाते हैं उसे हम लौह बोलते हैं। ओके, एंड दैट्स वाई जो शरीर के जो दोषों को, रोगों की अवस्था को, उनको खींचकर बाहर निकालता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, लौह कहते हैं। ओके, तो अल्टीमेटली लौह को हम धातु बोलते हैं और लौह जो होता है हमारा वो आयरन भी होता है। ओके, यही मेरा कहने का मतलब था। तो अल्टीमेटली मेटल और जो मिनरल्स है, ओके, यहाँ पे मिनरल्स की बात नहीं करेंगे, हम मेटल्स की बात करेंगे। ओके, जो हमारा मेटल है, ओके, जो हम खनिज से ऑब्टेन करने वाले, एक्सट्रैक्ट करने वाले, उनका हम क्या करते हैं, भस्म बनाते हैं। ओके, और इसी भस्म जो अल्टीमेटली जो उस पर्टिकुलर मेटल का जो फॉर्म है इन द फॉर्म ऑफ भस्म, उसी का हम यूज़ करने वाले अपने शरीर उपयोगी जो हमारे प्रॉब्लम है उनको ठीक करने के लिए। ओके, यानी कि शरीर के उपयोग के लिए हम उसका उपयोग करने वाले हैं। तो अल्टीमेटली वो कैसे उपयोग किया, पर्टिकुलर भस्म का उपयोग कैसे होगा, जो जितने भी दोष का जो इम्बैलेंस होता है, ओके, त्रिदोष जो बताया गया हमारे आयुर्वेद के अंदर, बिना दोषों के विशेषण के कारण कोई भी विकार, कोई भी रोग, कोई भी व्याधि नहीं होती है। ओके, तो अल्टीमेटली इन दोषों का बैलेंस करना, ओके, इनको न्यूट्रलाइजेशन लेवल पर लाना, इनको समावस्था पे लाना, तभी हमें क्या होगा, विकार से मुक्ति होगी। ओके, तो उनको बराबर करने के लिए हम भस्म को लेते हैं और अल्टीमेटली क्या होता है, जो दोष होते हैं वो इराडिकेट हो जाते हैं, दोष जो होता है उनके जो विशेषण हुए रहते हैं वो निकल जाते हैं। ओके, वो हट जाते हैं, तो अल्टीमेटली उन्हीं को क्या बोलते हैं, हम लौह बोलते हैं। ओके, हिस्ट्री की अगर बात करें तो कौन से मतलब कहाँ पर कितने लोगों ने पर्टिकुलर नंबर ऑफ धातुओं को माना है। ओके, तो ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट मैंने आपके सामने स्क्रीन पे दिखता होगा। ओके, तो वैदिक काल में अगर देखा जाए, ओके, तो अथर्ववेद में 4 धातु बताए गए थे। एक तो हमारा पहला था स्वर्ण, ओके, सेकेंड रजत, थर्ड वन इज कॉल्ड एज ताम्र, एंड चौथा था हमारा लौह। ओके, दैट इज समथिंग विद आयरन।
यजुर्वेद में बताए गए 6 प्रकार के अल्टीमेटली धातु बताए गए हैं, स्वर्ण, रजत। ओके, मैं आपको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, तो थोड़ा सा आपको फोटो क्लियर नहीं रहेगा तो यू अंडरस्टैंड करिए। ओके, तो यजुर्वेद में 6 प्रकार के धातु बताए गए थे, स्वर्ण, रजत, ताम्र, लौह, ये नागन, वंग। ओके, तो जो भी अल्टीमेटली मैंने एब्रीविएशन यहाँ पे लिखा है, ओके, तो आपको बस थोड़ा सा इलेबोरेट करना उसको। स्वर्ण, रजत, ताम्र, लौह, नाग एंड वंग, ये यजुर्वेद ने 6 प्रकार के धातु को बताया था। याज्ञवल्क्य ने 6 धातु बताया था, जैसा कि यजुर्वेद ने बोला। और मनुस्मृति जो अल्टीमेटली वैदिक काल के अंतर्गत ही आते हैं, ओके, उन्होंने 8 प्रकार के धातुओं का वर्णन किया है, स्वर्ण, रजत, ताम्र, लौह, नाग, वंग एंड ये हमारा कांस्य और पीतल। ओके, तो अल्टीमेटली मनुस्मृति ने 8 प्रकार के धातु, याज्ञवल्क्य ने 6 प्रकार के धातु, यजुर्वेद और अथर्ववेद में 6 और 4 रिस्पेक्टिवली ऐसा उन्होंने बताया। संहिता काल में अगर देखने जाएंगे तो अल्टीमेटली वाग्भट का कोई भी उन्होंने वर्णन रिगार्डिंग या रिलेटेड टू द मेटल्स में उन्होंने कोई अपना उल्लेख या फिर वर्णन नहीं दिया है। संहिता काल में चरक और सुश्रुत जी ने बताया है। चरक संहिता में और सुश्रुत संहिता में दोनों ने, चरक और आचार्य सुश्रुत ने 8 प्रकार के धातुओं का उल्लेख किया है। ओके, तो जिनमें से हम अल्टीमेटली जो मनुस्मृति ने जो बताया था, ओके, स्वर्ण, रजत, ताम्र, लौह, कांस्य, पीतल एंड नागवंग। ओके, तो ये 8 प्रकार के जो धातु होते हैं, इनका डिटेल में डिस्कशन हम करने वाले हैं, इसी क्लास में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। थोड़ा सा अलग अलग नाम लगेगा, लेकिन आप जैसे जैसे वीडियो को देखोगे, ओके, जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। ओके, रसशास्त्र के काल में अगर बात करें, ओके, यानी कि आफ्टर द संहिता काल के बीच जाने के बाद जब चरक आचार्य वहाँ पे नहीं थे, ओके, तो अल्टीमेटली वहाँ पे बताया गया था कि रसार्णव, ओके, तो 6 प्रकार के धातुओं का उल्लेख है। उन्होंने 6 प्रकार के धातु कौन से बताए, स्वर्ण, रजत, ताम्र, लौह, नागवंग। ओके, ऐसे 6 प्रकार के धातु रसार्णव ने बताया। रस हृदय तंत्र में 9 और रसेंद्र चूड़ामणि, रसरत्न समुच्चय, ये सभी ने 9 प्रकार के धातुओं का उल्लेख किया है। और यही जो अल्टीमेटली रसरत्न समुच्चय और जो हमारे रस तरंगणी होते हैं, इनका हम ज़्यादा फॉलो करते हैं इन रसशास्त्र। ओके, तो रसरत्न समुच्चय जो अल्टीमेटली वहाँ पे रसशास्त्र काल में जो अल्टीमेटली जो इनके द्वारा जो बनाया गया था हमारा रसशास्त्र, ओके, उन्हीं का हम फॉलो करते हैं। ओके, और उन्हीं के द्वारा जो शोधन विधि है, मारण विधि है, वो हम वहाँ पे करते हैं। ओके, तो रसरत्न समुच्चय, रसेंद्र चूड़ामणि, रस हृदय तंत्र, ये सभी ने 9 प्रकार के धातुओं का उल्लेख किया है। देन उन्होंने 9 प्रकार के जो धातुओं का उल्लेख किया वो 3 भागों में डिवाइडेड किया है। ओके, तो रसेंद्र चूड़ामणि और रसरत्न समुच्चय ने उन्होंने अपने 9 धातुओं का उल्लेख 3 प्रकार में डिवाइडेड किया है, शुद्ध लौह या शुद्ध धातु, पुति लौह या पुति धातु, मिश्र लौह और मिश्र धातु। ओके, तो अल्टीमेटली 3 प्रकार से, शुद्ध लौह के 3, पुति लौह के 2 और मिश्र लौह के 3, तो 3 + 2 5 एंड अल्टीमेटली जो हमारा शुद्ध लौह के जो अल्टीमेटली उन्होंने 4 बताया है, पुति लौह के 2 बताए हैं और मिश्र लौह के वहाँ पे उन्होंने 3 बताया है। ओके, तो शुद्ध लौह में अल्टीमेटली यानी कि शुद्ध धातु में, अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ कि लौह आपको कंफ्यूज हो सकता है विद आयरन। ओके, तो मैं जब वहाँ पे स्पेसिफाई करूँगा कि लौह मतलब कहाँ पे आयरन होगा, जब तक मैं आपको ना बोलूँ वहाँ पे आपको समझना है कि लौह मतलब क्या है, धातु। ओके, तो शुद्ध लौह या शुद्ध धातु, वहाँ पे 4 धातु आएंगी, स्वर्ण धातु, रजत धातु, ताम्र धातु और लौह धातु। यहाँ पे लौह मतलब क्या है, आयरन। ओके, पुति लौह या फिर पुति धातु में 2 प्रकार के धातु आएंगे, नाग एंड वंग। ओके, मिश्र लौह या मिश्र धातु में 3 प्रकार के धातु आएंगे, कांस्य, पीतल एंड वर्त लौह। ओके, शारंग संहिता में 7 प्रकार के धातुओं का उल्लेख किया है उन्होंने, 6 प्रकार जो बताए गए थे और उनमें से एडिशन किया पित्तल। ओके, तो उन्होंने कांस्य और वर्तलोह को नहीं माना, जो कि रसरत्न समुच्चय, रसेंद्र चूड़ामणि और रस हृदय तंत्र जो कि माना था। ओके, उन्होंने एक और चीज़ बताया कि उपधातु का एक गणना उन्होंने बताया शारंग संहिता में। वो बोलते हैं कि धातु जो होते हैं ये हाइयर मेटल होते हैं, यानी कि एक जो हाइयर जो हम बोलते हैं ना श्रेणी वाला। ओके, तो मेटल जो है उनको हम क्या बोलेंगे, धातु बोलेंगे। उपधातु क्या होता है, ये भी मेटल ही है। ओके, वो मिनरल्स भी हो सकते हैं ये, लेकिन क्या है थोड़े से छोटे लोअर कैटेगरी वाले हैं। ओके, उनको उन्होंने क्या बोला, उपधातु बोला है। ओके, तो क्लासिफिकेशन अगर देखा जाए, जो रसरत्न समुच्चय और रसेंद्र चूड़ामणि ने जो बोला था
उन्होंने अपने 9 प्रकार के धातुओं का उल्लेख 3 प्रकार में डिवाइडेड किया है। ओके, ये देखिए, शुद्ध लोह, पुती लोह और मिश्र लोह। शुद्ध लोह में उन्होंने स्वर्ण, रजत, ताम्र, लोह, ओके, लोहा और या फिर आप आयरन, जो भी कुछ बोलो। पुती लोह में नागवंग और मिश्र लोह में पित्तल, कांस्य और वर्तलोह। ओके, तो दैट इज नथिंग बट द क्लासिफिकेशन ऑफ आवर धातु। ओके, इंपॉर्टेंट श्लोक, ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। तो जैसा डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप वैसा समझिए, वैसा आप अपना रेडीमेड वहाँ पे जो नोट्स है आप प्रिपेयर करिए, बहुत ही फायदेमंद होगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो शुद्ध लोहम कनक रजतम, भानुलोहम अश्मशारम, पुतिलोहम द्वितयम उदितम, नागवंगभिधानम, मिश्रलोहम तृतयम उदितम, पित्तलम कांस्य वर्तम। ओके, तो सिंपल श्लोक है, जैसा जैसा कि शुद्ध लोह के अंतर्गत जो 4 प्रकार के जो धातु बताया था, बस उन्होंने उसका नाम दिया यहाँ पे। श्लोक विल बी इजी। ओके, पुतिलोहम द्वितयम उदितम, नागवंगभिधानम। ओके, तो अगर एक एक से देखें तो शुद्ध लोह के अंतर्गत उन्होंने कनक को हम कनक या स्वर्ण धातु का पर्याय नाम है, इसलिए कनक मतलब स्वर्ण धातु, रजत मतलब रजत धातु, भानुलोह मतलब ये होता है अल्टीमेटली जो हमारे ताम्र धातु एक पर्याय नाम है। ओके, तो ताम्र को जितने भी सूर्य वाले जो अल्टीमेटली जो सिनोनिम्स है ना, उनको हम क्या बोलते हैं, ताम्र बोलते हैं। ओके, तो भानु भी एक सूर्य का पर्यायी नाम है, और अल्टीमेटली जितने भी पर्यायी नाम हैं, अर्क हो गए, रवि हो गया, भानु हो गया, ओके, वो सभी सिनोनिम्स हम ताम्र को देते हैं। ओके, तो अल्टीमेटली भानुलोह मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आपको ताम्र धातु से रिलेट कर रहा है। अश्मशारम ये हमारा लोह धातु मतलब आयरन धातु है। ओके, तो जस्ट उन्होंने यहाँ पे नाम बताया, श्लोक बहुत सिंपल है। पुतिलोह के अंतर्गत द्वितीयम उदितम, नागवंगभिधानम। ओके, तो नाग और वंग यहाँ पे आपको लेना है। मिश्रलोह के अंतर्गत, मिश्रलोह मतलब ये मैं एक एक बताऊंगा आपको कि शुद्ध लोह, पुतिलोह, मिश्रलोह क्या क्या होते हैं। बस आपको इतना याद रखना कि इनके शुद्ध लोह में 4 आते हैं, पुतिलोह में 2 आते हैं और मिश्रलोह में 3 प्रकार के धातु आते हैं। ओके, मिश्रलोह में तृतीयम उदितम, पित्तलम कांस्यम वर्तम। ओके, पित्तल आते हैं, कांस्य आते हैं और हमारा वर्तलोह आता है। ओके, अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक एक के बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा, इसी वीडियो में बताऊंगा। ओके, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उपधातु का जो उल्लेख शारंगा संहिता ने बताया था, उन्होंने 7 प्रकार के धातु और उन्होंने जो 7 प्रकार के जो उपधातु है उन्होंने उसका भी उल्लेख किया था। ओके, तो माक्षिकम, तुत्तकम, अभ्रे च, नीलांजनम, शिलातालकाः, रसकश्येति विज्ञेया इति सप्तद उपधातवः। ओके, माक्षिकम, तुत्तक, अभ्रे च, नीलांजनम, शिलातालकाः, रसकश्येति इति विज्ञेया एते सप्त उपधातवः। ओके, तो 7 प्रकार के उपधातु में कौन कौन से आते हैं, माक्षिक, स्वर्णमाक्षिक, तुत्थक जिन्हें हम सस्यक बोलते हैं। ओके, तो 5 जो हमारे महारस के जो द्रव्य हैं, अभ्रक, वैक्रांत, माक्षिकई, विमल, अद्रज, सस्यकम, चपल, रसकश्येति, जितने भी इति संग्रहण अष्टो संग्रहित रसान। ओके, तो 8 जो रसद्रव्य हैं वो उनमें से आने वाला हमारा कौन कौन से हैं, अभ्रक, वैक्रांत, माक्षिक, विमल, अद्रज, सस्यक, चपलन, रसक। ओके, तो इन 8 द्रव्यों में से, रस द्रव्यों में से 5 प्रकार के जो 5 जो रस द्रव्य हैं वो अल्टीमेटली इन 7 उपधातु में आते हैं, और जो 2 एक्स्ट्रा है वो हमारे वहाँ पे मनशिला और हमारा हरताल है। ओके, तो स्वर्णमाक्षिक, माक्षिकम, तुत्तकम, अभ्रे च, नीलांजनम, शिलातालकाः, रसकश्येति इति विज्ञेया एते सप्त धातवः। स्वर्णमाक्षिक, तुत्थ मतलब होता है सस्यक। ओके, अभ्रक, तो अल्टीमेटली अभ्रक, तुत्थ, माक्षिक ये 3 हो गए हमारे महारस के। नीलांजनम, शिला, तालका। ओके, तो अल्टीमेटली ये हमारे उपरस और साधारण रस के थ्रू आते हैं। ओके, रसकश्येति अगेन ये हमारा क्या है, वहाँ पे महारस का एक रसद्रव्य है। ओके, तो 4 रसद्रव्य फ्रॉम महारस, एंड अल्टीमेटली अगर उपरस की अगर बात करें तो गंधकम, गैरिकम, कांसिस, कांक्षी, ताल, शिलांजनम, कंकुष्टम च इति विज्ञेयम, अल्टीमेटली जितने भी आते हैं। ओके, तो नीलांजन जो है हमारा साधारण रस का कंटेंट है। ओके, और शिला ताल का श्लोक से समझ में आ रहा है, वहाँ पे गंधकम, गैरिकम, काशीष, ओके, कांची, ताल, शिला, अंजनम, कंकुष्टम चैति विज्ञेयम। ओके, उनको हम क्या बोलते हैं, उपरस बोलते हैं। ओके, तो आप एक देख लीजिए। ओके, कौन कौन से कितने यहाँ पे जो द्रव्य जो उपधातु बताए गए,
कहाँ से लिया गया है, कितने वहाँ पे महारस से हैं, कितने साधारण रस से और कितने उपरस से। ओके, मेरा काम था यहाँ पे आपको बताना कि कौन से द्रव्य उपधातु कहलाते हैं। तो माक्षिक, तुत्थ यानी सस्यक, अभ्रक, नीलांजन, शिला यानी मनशिला, और ताल मतलब होता है हरताल, और रसक, ये सभी जो द्रव्य हैं इनको हम क्या बोलते हैं, टुगेदरली दैट इज कॉल्ड एज अ उपधातु। ओके, तो माक्षिक, तुत्थ, अभ्रक, नीलांजन, शिला, हरताल, रसक, इन 7 द्रव्यों को हम क्या बोलते हैं, सप्त धातु माना गया है अकॉर्डिंग टू आचार्य शारंगर। ओके, अगर रिलेशन बताया जाए कि धातु और ग्रहों के बीच में कौन से रिलेशन होते हैं, तो धातुओं के धारण करने की वजह से क्या होता है, जो ग्रह होते हैं ना, ओके, उनके जो दुष्प्रभाव होते हैं, ओके, वो क्या होते हैं, पैसिफाई हो जाते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, उस ग्रहों के जो दुष्प्रभाव होते हैं उनको शमन करने के लिए, वो उसके साइड इफ़ेक्ट ना हो, ओके, उसके कोई इफ़ेक्ट ना हो, क्योंकि बहुत सारे सुपरस्टिशन और अल्टीमेटली बहुत सारे जो वैदिक काल के लोग हैं, ओके, वो अभी भी फॉलो करते हैं ग्रहों के मणिमाला, ओके, हवन वगैरह, यज्ञ कराना, ये सभी बहुत से चीज़ों को वो अभी भी फॉलो करते हैं, और ये ट्रूथ है। ओके, अगर हम देखने जाएंगे मॉडर्न के पर्सपेक्टिव व्यू, तो वहाँ पे ऐसा कोई भी थियरी वगैरह नहीं है। ओके, तो जो मानते हैं उनके लिए ठीक है, जो नहीं मानते उनके लिए भी ठीक है। ओके, तो अल्टीमेटली ग्रहों से बचने के लिए अलग अलग धातुओं का धारण करना चाहिए, ऐसा ये पर्टिकुलर चार्ट रिप्रेजेंट करेगा आपको। ओके, तो अल्टीमेटली स्वर्ण धातु जो गुरु ग्रह होते हैं ना, उनके दुष्प्रभाव से बचने के लिए स्वर्ण धातु का धारण करना चाहिए। चंद्र ग्रहण से बचने के लिए रजत धातु का धारण करना चाहिए। सूर्य ग्रहण के जो दुष्प्रभाव होते हैं, ओके, उनको धारण करने के लिए ताम्र धातु। शनि ग्रह से बचने के लिए तीक्ष्ण लोहा द्वारा बनाया गया जो हमारा धातु होता है, यानी कि लोहा वगैरह हमें धारण करना चाहिए। केतु जो होता है, ओके, उनको कांत लोह। बुध जो अल्टीमेटली जो ग्रह होते हैं उनके दोष प्रभाव से बचने के लिए हमें नागा धातु का वहाँ पे यूज़ करना चाहिए। ओके, शुक्र धातु से बचने के लिए वंग, और जो हमारे मंगल ग्रह होते हैं ना, उनके दुष्प्रभाव से बचने के लिए पित्तल धातु का हमें धारण करना चाहिए। ओके, कांस्य धातु का बना हुआ जो धातु होता है वो हम राहु जो ग्रह होते हैं उनके दुष्प्रभाव से बचने के लिए करते हैं। ओके, अभी यहाँ पे हम अगेन एक टेबल देखने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है। अगेन यहाँ पे मैंने आपके लिए जो टेबल रखा है वो क्या आपको बताएगा धातु का, यानी धातु के कलर क्या होते हैं, धातु के भस्म अगर बनते हैं उनके कौन से कलर, उनके धातु के भस्म बन जाने के बाद, ओके, यानी कि स्वर्ण धातु है उसका अगर भस्म जो बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, स्वर्ण भस्म बोलेंगे। तो उसका कलर क्या होगा, स्वर्ण सोना आपने देखा होगा। ओके, तो नहीं देखें तो आके देख लीजिए, तो उसमें कोई वो नहीं है कि आपने देखा ही होगा, सिंपल सी बात है। तो जो स्वर्ण धातु है, ओके, जो हमारा सोना है वो कलर येलो कलर का होता है, और उसके जो भस्म होते हैं वो हमारा अल्टीमेटली वहाँ पे रक्त कलर का होता है, यानी गैरिक वर्ण होता है। तो कौन से कलर के कौन से धातु के कौन से कलर का भस्म होगा वो हम यहाँ पे देखेंगे। और अल्टीमेटली जब उसको हम जलाते हैं ना वो पर्टिकुलर धातु को, तो उससे निकलने वाला जो फ्लेम होता है ना वो कौन से कलर का होता है वो भी हम देखेंगे, ज्वाला परीक्षा जिसे हम बोलते हैं। और सेवन मात्रा, यानी कि धातु के जो भस्म हम जो प्रिपेयर किया हमने उसकी कितनी मात्रा होती है, ओके, द सुचेबल डोसेस, ओके, ऑफ दैट पर्टिकुलर भस्म, ओके, वो भी हम देखने वाले हैं। तो ज्वाला परीक्षा मतलब ये होता है कि जब धातु को जो हम बर्न करते हैं ना तो उससे निकलने वाला जो फ्लेम होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ज्वाला परीक्षा बोलते हैं। तो अलग अलग धातुओं को बर्न करते समय अलग अलग कलर के फ्लेम निकलते हैं, उसी की हम क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। ओके, ये देखिए वो पर्टिकुलर जो जिसकी मैं बात कर रहा था ये टेबल की, ये आपके सामने। ओके, तो ये देखिए इसको सेटअप कर देता हूँ आपके लिए। ओके, तो धातु अल्टीमेटली 9 प्रकार के जो धातु बताए गए। स्वर्ण धातु का कलर पीतवर्णीय होता है, उसका जो भस्म होता है वो लाल कलर गैरिक वर्णीय होता है। इसकी जो ज्वाला होती है, यानी कि जब सोना वगैरह हम जलाते हैं तो सोना जब जलाएंगे तो लाल कलर करेगा, लेकिन इसकी जो फ्लेम निकलती है वो पीतवर्णीय यानी कि येलो कलर का होता है। ओके, नॉर्मली येलो कलर की फ्लेम निकलती है, नो डाउट। आप अलग अलग धातु देखोगे तो उसमें कलर अलग रहेगा। ओके, तो इसकी जो मात्रा होती है 7 मात्रा जो बताई गई है, एक रत्ती है। ओके, रजत धातु यानी कि चांदी जो होती है उनका जो कलर होता है श्वेत कलर होता है। ओके, वहाँ पे सिल्वरिश कलर भी लिखा गया है कहीं कहीं। इसका जो भस्म होता है वो कृष्ण वर्णीय होता है। इसकी अगर ज्वाला जो मतलब इसकी जो फ्लेम होती है वो
श्वेत कलर की होती है, यानी कि वाइट कलर की होती है। और इसके जो 7 मात्रा बताई गई है, ओके, यानी कि जो स्विचेबल डोज बताया गया वो 3 रत्ती होता है। ओके, ताम्र धातु यानी कॉपर जिसे हम बोलते हैं, अगेन उसका जो कलर होता है रक्त धातु होता है, सॉरी रक्त कलर होता है। कृष्ण वर्णीय इसका भस्म होता है, यानी काला कलर का इसका भस्म बनता है। इसका जो फ्लेम निकलता है ड्यूरिंग द कंबशन, ओके, ये नीले कलर का होता है और 2 रत्ती इसकी मात्रा होती है। लोहा जो हमने यानी कि लोहा जो हम यूज़ करेंगे जिसे आयरन बोलते हैं हम, वो काला कलर का होता है। इसका जो अल्टीमेटली जो भस्म का जो कलर होगा वो पक्व जम्बू फल सदृश, ओके, यानी कि पके हुए जामुन का जो फल होता है वैसा आपको दिखाई देगा, यानी कि स्लाइटली वायलेट कलर, ओके, ब्लैक कलर से मिक्सिंग हुआ रहेगा। ओके, इसकी जो ज्वाला कलर होती है वो कृष्ण कलर की इसकी ज्वाला होती है और 2 रत्ती इसकी 7 मात्रा होती है। ओके, नाग जो धातु है हमारा, ओके, उसकी जो कलर होती है, उसका जो कलर होता है वो कृष्ण वर्णीय होता है और कृष्ण वर्णीय उसका भस्म कलर भी होता है। धूम्रवर्ण, ओके, या धूम्रवर्ण दैट नथिंग बट वहाँ पे आप रिलेट कर सकते हो, जैसे कि पेंसिल की जो नोक होती है ना, वैसा वहाँ पे आप रिलेट कर सकते हो। ओके, तो वैसा अगर नहीं आपको रिजेंबल हो रहा है तो पीला कलर लीजिए और अल्टीमेटली जो ब्राउन कलर होते हैं वो दोनों मिलाकर जो कलर बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, धूम्रवर्ण बोलेंगे। ओके, तो अल्टीमेटली ऐसा कलर का धूम्रवर्णीय कलर का आपको ज्वाला दिखेगा रिलेटेड टू द नाग। ओके, इसकी जो मात्रा होती है 2 रत्ती होती है। तो अप्रॉक्सीमेटली बहुत सारे जो अल्टीमेटली जो स्वर्ण धातु है उसकी 1 रत्ती और रजत धातु की 3 रत्ती और बाकी जो बचे हुए जो 7 धातु हैं उनकी सभी की मात्रा जो होती है वो 2-2 रत्ती ही होती है। ओके, वंग जो धातु है वो श्वेत कलर का होता है और श्वेत वर्णीय उसकी भस्म होती है। कपोत यानी कि जो पिजन होते हैं, ओके, उनके जैसा दिखने वाला जो कलर होता है वो ज्वाला जैसे, यानी कि ज्वाला वैसा दिखने वाली ज्वाला हमें देखने को मिलता है। मैंने आपको बता दिया कि 7 मात्रा सबकी 2-2 रत्ती होती है एक्सक्लूडिंग आवर स्वर्ण रजत। ओके, यशत जो धातु होता है हमारा जिनको हम जिंक बोलते हैं, ओके, जस्ता जिसे हम बोलते हैं, श्वेत कलर का होता है और श्वेत वर्णीय इसका भस्म कलर होता है और कोई भी ज्वाला परीक्षा नहीं उल्लेख किया है, दैट्स वाई मैंने इसके लिए डैश यहाँ पे बताया। ओके, पित्तल जो धातु होता है हमारा, ओके, ये मिश्र धातु है। बहुत सारे जो अल्टीमेटली धातु होते हैं उनको कंबाइन करके ये मिश्र धातु यानी कि मिश्र लौह जैसे हम बोलेंगे वो बना हुआ रहता है। तो पित्तल हो गया, कांस्य हो गया, अल्टीमेटली ये कंबाइन धातु है। तो पित्तल जो होते हैं वो पीते कलर के होते हैं और इनका जो भस्म होता है वो काले कलर का होता है। कांस्य जो धातु है जिन्हें हम ब्रॉन्ज बोलते हैं, पित्तल को जिसे हम ब्रास बोलते हैं। ओके, तो ब्रॉन्ज अल्टीमेटली वाइट कलर का होगा, यानी कांस्य वाइट कलर का होता है। बहुत सारे विनर्स जो होते हैं, ओके, जो फर्स्ट सेकंड जो थर्ड होते हैं उनको भी डिवाइडेड करने के लिए वहाँ पे स्वर्ण, रजत और कांस्य जैसे प्राइस से हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ओके, तो स्वर्ण विल बी येलो, हमारा जो रजत धातु होता है वो विल बी सिल्वरिश कलर। ओके, हमारा जो कांस्य जो हम जीते हुए रहते हैं, ओके, जो प्राइस जो जीता हुआ रहता है वो हमारा वाइट कलर की होती है। इससे प्रिपेयर किया जो भस्म होता है वो कृष्ण कलर का होता है। ओके, अगेन ये आपको इम्पॉर्टेंट टेबल मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये अल्टीमेटली ये सब हम इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, एक एक धातु हम देखने वाले हैं। ओके, तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा। ओके, लेकिन आपको अगर श्योरली अगर आपको नॉलेज चाहिए, ओके, तो यू कैन कंटिन्यू, अदरवाइज वीडियो को पॉज करके या फिर वीडियो को कट करके आप जा सकते हो। ओके, तो धातु जो मैंने आपको बताया, स्वर्ण धातु को गोल्ड बोलते हैं इंग्लिश में, रजत धातु को सिल्वर बोलते हैं, ओके, ताम्र को कॉपर बोलते हैं, ये सभी जानते हैं, लेकिन मैंने आपको जस्ट नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे आपके लिए बताया। ओके, लोह को आयरन बोलते हैं, नाग को लेड बोलते हैं, वंग धातु को हम टिन बोलते हैं, ओके, और यश धातु को हम क्या बोलते हैं, जिंक बोलते हैं। मैंने कांस्य, वर्तलोह और अल्टीमेटली इनका उल्लेख यहाँ पे इसलिए नहीं किया क्योंकि वो हम नोन है, ओके, ब्रास, ब्रॉन्ज और ब्रॉन्ज। पित्तल को हम ब्रास बोलते हैं, कांस्य जो हमारा वो उसे हम ब्रॉन्ज बोलते हैं। ओके, और अल्टीमेटली जो हमारा वर्तलोह होता है, तो कांस्य, पित्तल और वर्तलोह ये अल्टीमेटली टोटल जो होते हैं ये मिश्र लोह के कैटेगरी के अंदर आते हैं, यानी कि बहुत सारे धातुओं से बनाया गया एक रिजल्ट है जिन्हें हम क्या बोलते हैं, मिश्र धातु बोलते हैं। ओके, तो अल्टीमेटली अगेन मैं बोल देता हूँ, गोल्ड को स्वर्ण धातु, रजत धातु को सिल्वर, ताम्र धातु को कॉपर, लोह धातु को आयरन, नाग धातु को लेड, वंग धातु को टिन और यश धातु को जिंक हम बोलते हैं। ओके, स्वर्ण धातु का जो सिंबल होता है वो AU होता है, ऑरम जिसे हम बोलते हैं, ऑरियम। ओके, अर्जेंटिनम AG,
हमारा रजत धातु का सिंबल है। ताम्र धातु का जो सिंबल है वो क्यूप्रम, दैट इज नथिंग बट Cu। लौह धातु का जो यानी कि आयरन जो होता है वो हमारा फेरम, दैट इज नथिंग बट Fe। ओके। नाग धातु का जो सिंबल है वो प्लम्बम, जिन्हें हम लेड बोलते हैं, ओके, Pb। वंग धातु का जो सिंबल है वो हमारा स्टैंडनम, दैट इज नथिंग बट Sn। ओके। यश धातु यानी कि जस्ता जिसे हम बोलते हैं, जिंक, उसका जिंकम, दैट इज नथिंग बट जिंक, ओके, Zn। ओके। मेल्टिंग पॉइंट, अगर बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करें तो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट और हाईएस्ट जो बॉइलिंग पॉइंट होता है हमारा लोहा धातु का होता है, एज यू कैन सी हियर। ओके। स्वर्ण धातु का मेल्टिंग पॉइंट 1065 डिग्री सेल्सियस। आप ये यहाँ पे देख सकते हो। आप वहाँ पे डिक्रीजिंग और जो इंक्रीजिंग जो ऑर्डर है वहाँ पे आप बनाइए। ओके। तो अल्टीमेटली मेरा कहने का मतलब वही था कि हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट और हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट विल बी ऑफ लोहा धातु। ओके। धातु के भस्मों के प्रकार बताए गए हैं। तो उत्तम धातु, उत्तम भस्म, मध्यम भस्म, कनिष्ठ भस्म और निकृष्ट भस्म, ऐसे 4 प्रकार के भस्म हम बनाएंगे। ओके। और अल्टीमेटली जो जितने भी हम भस्म यहाँ पे बनाने वाले हैं ना अपने धातु प्रकरण के अंदर, वो सभी उत्तम कैटेगरी के अंतर्गत ही आते हैं। अगर बात करें मध्यम कैटेगरी, तो मध्यम कैटेगरी के अंतर्गत आने वाला जो हमारा धातु प्रकरण में ही, ओके, जो हमारा पुती लोह है, ओके, नाग और वंग जो होते हैं ये हमारे मध्यम कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। वो क्यों आते हैं उसका भी मैंने डिस्क्रिप्शन नेक्स्ट स्लाइड में दिया है। ओके। कनिष्ठ मतलब ये होता है कि लोअर कैटेगरी वाला भस्म, ओके, और निकृष्ट मतलब होता है अगेन वो सबसे लोएस्ट वाला जो कैटेगरी वाला जो भस्म है उसको हम क्या बोलते हैं, निकृष्ट, यानी कि उसको हम यूज़ नहीं कर सकते, वो नॉन यूजेबल है। ओके। शोधन की अगर बात करें तो ये सामान्य शोधन है। ये आपको ये श्लोक आप किसी भी धातु में इंक्लूड कर सकते हो। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम स्टेटमेंट। ओके। शोधन दो प्रकार से किए जाते हैं, सामान्य शोधन और विशेष शोधन। शोधन से होता क्या है, शोधन से होता क्या है इसका भी मैंने डिटेल में बताया था। ओके। तो शायद नेक्स्ट स्लाइड में होगा। शोधन से होता क्या है, शोधन मतलब क्या होता है, वहाँ पे जो दोष होते हैं, जो मल जो होते हैं, इम्प्योरिटीज जो होती है दोषों की, वो मतलब धातुओं की, वो निकलते हैं। पहला चीज़, या तो वो क्या होता है, संस्कार के लिए हम क्या करते हैं, शोधन करते हैं। तो संस्कार आपको थोड़ा सा बाउंस होगा, लेकिन बस आपको इतना याद रखना है कि शोधन मतलब क्या होता है, इराडिकेशन ऑफ दोषा, इराडिकेशन ऑफ इम्प्योरिटीज। ओके। तो इम्प्योरिटीज एसोसिएटेड विद द धातुस, उनको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, शोधन का प्रोसीजर करते हैं। ओके। तो सामान्य शोधन और विशेष शोधन 2 विधि बताई गई है। सामान्य शोधन विल बी सेम ऑफ ऑल आवर 9 धातुस। ओके। जितने भी 9 धातु हैं सभी धातुओं के लिए सामान्य शोधन विल बी सेम। और जो विशेष शोधन है वो स्पेसिफिक होती है फॉर द स्पेसिफिक धातु। ओके। वो अलग धातु एक एक धातुओं की अपना खुद का अलग अलग विशेष शोधन बताया गया है। तो सिंपल है। सामान्य शोधन मैंने जैसा भी आपको बताया, सामान्य शोधन विल बी सेम फॉर ऑल 9। ओके। और विशेष शोधन विल बी डिफरेंट फॉर ऑल 9। ओके। तो अलग अलग जो 9 प्रकार के जो धातु हैं अलग अलग उनका विशेष शोधन बताया गया है। सामान्य शोधन सभी धातुओं का सेम पद्धति से बताया गया है। इसलिए मैं आपको अगेन यहाँ पे मैं जोर दे रहा हूँ, ओके, फोकस कर रहा हूँ कि ये श्लोक अगर आप याद करोगे तो सिंपल है, या फिर याद नहीं करते हो तो इसके कॉन्सेप्ट आप समझ जाइए। तैले तकरे गवामूत्रे अर्नाले कुलत्थजे क्रमात् निषेचयेत तप्तम द्रावे द्रावे तु सप्तधा स्वर्ण आदि लोहपत्राणाम शुद्धि ही ऐसा प्रशस्यते। ओके। तो थोड़ा सा क्लियर नहीं होगा फोटो, थोड़ा सा वहाँ पे क्लिक में प्रॉब्लम होगा, लेकिन जितना जूम है पॉसिबली मैंने उतना जूम आपके लिए किया है। तैले तकरे गवामूत्रे अर्नाले कुलत्थजे क्रमात् निषेचयेत तप्तम द्रावे द्रावे तु सप्तधा स्वर्ण आदि लोहपत्राणाम शुद्धि ही ऐसा प्रशस्यते। ओके। तो लास्ट स्टेटमेंट से अगर हम बताएं इसका मीनिंग, तो जितने भी स्वर्ण है, लोह है, रजत धातु है, नाग धातु है, वंग धातु है, कांस्य धातु है, मिश्र वहाँ पे वर्त लोह है, या फिर हमारा पीतल है, जितने भी धातु हैं उनका शोधन करने के लिए हम क्या करेंगे, उनका यूज़ करेंगे दैट नथिंग बट द उनके पत्रों का। ओके। तो पत्रों का दैट नथिंग बट द आपको बस इतना याद रखना है कि मैं आपको बता दूं कि शोधन करने के लिए हम क्या करते हैं, वहाँ पे जो स्वर्ण धातु है ना, डायरेक्टली हम सोना का यूज़ नहीं करते हैं। ओके। स्वर्ण धातु हो गए, रजत धातु हो गए, जो ताम्र धातु है ना, उनको हम पहले क्या करते हैं, पतले पतले लेयर में
काटते हैं, ओके, पतले पतले उसको क्या करते हैं, लेयर बनाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, पत्र बोलते हैं, ओके। तो वो सभी जितने भी पत्र होते हैं ना, उन सभी पत्रों का डायरेक्टली हम क्या करते हैं, शोधन करते हैं। तो अल्टीमेटली अगर थोड़ा सा आपको हाइपोथेटिकली अगर कॉन्सेप्ट लगेगा तो आप वीडियो के एंड में वहाँ पे दूसरे यूट्यूब में जाइए, वहाँ पे अलग अलग वीडियोस प्रैक्टिकली वीडियो बताए गए, ओके। तो वहाँ पे आप समझ सकते हो। तो कहने का मतलब वही है कि जो हमारे स्वर्ण धातु हैं, रजत धातु है और ताम्र धातु है, ओके, यानी कि सोना, चांदी और जो हमारा कॉपर है, इनका शोधन हम अलग अलग, यानी कि इनका शोधन हम क्या करते हैं, इनके अलग अलग पत्र बनाते हैं, ओके, थिन थिन वहाँ पे इसके फॉर्म बनाते हैं और अल्टीमेटली इन थिन थिन फॉर्म को हम क्या करते हैं, उनका सेपरेट सेपरेट शोधन करते हैं। रिमेनिंग जो बचे हुए हैं नागा धातु, वंग धातु, आयरन धातु, इनको डायरेक्टली हम क्या करते हैं, उनका कोई पत्र वगैरह नहीं बनाते हैं, डायरेक्टली जो आपको मिला, ओके, उनका डायरेक्टली हम शोधन करते हैं, ओके। फिर भी अगर आपको नहीं समझता है तो बस आप इतना याद रखिए कि स्वर्ण धातु, लोह धातु, रजत धातु, ताम्र धातु, नागा धातु, वंग धातु, कांस्य धातु, वर्तलोह और जो पित्तल धातु है, इनका शोधन हम कैसे करते हैं, तैल तक्र, ओके। तो आपको बस यहाँ पे ये याद रखना है कि 7 प्रकार के द्रव्य यहाँ पे बताए गए हैं, ओके, 7 प्रकार के। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द्रव्य, आई एम टॉकिंग अबाउट द द्रव, ओके। द्रव्य मतलब लिक्विड मीडिया, ओके। तो पहला है तिल तेल, देन हमारा आता है तक्र, ओके। तो तेल, यहाँ पे तिल नहीं मेंशन किया है, लेकिन अगर कहीं भी तेल अगर वर्ड आता है और वहाँ पे मेंशन नहीं किया कि कौन सा तेल, तो वहाँ पे आपको क्या फॉलो करना है, तिल का तेल, ओके। तो तिल का तेल, तक्र, ओके, गवामूत्र यानी कि जो हमारे गोमय यानी कि काउस यूरिन, अरनाल यानी कि कांजी, कुलत्थ मतलब होता है कुलत्थ का क्वाथ, ओके। तो अल्टीमेटली तिल का तेल तक्र 2, गवामूत्र 3, अरनाले जो हमारे हैं ये हमारा 3rd और ये हमारा जो 4th, ओके। तो अल्टीमेटली ये जो यहाँ पे 7 द्रव्य नहीं बताए गए, ओके। तो जितने भी यहाँ पे द्रव्य यानी कि लिक्विड मीडिया जो बताया गया है, इनका यहाँ पे 7 बार आपको शोधन करना है, ओके। तो अल्टीमेटली थोड़ा सा वहाँ पे कन्फ्यूजन आपको हो गया रहेगा कि मैंने यहाँ पे 7 द्रव्य बताया। तो अगेन मैं आपको सॉरी बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो यहाँ पे लिक्विड मीडिया आपको बताया ना, इनका यूज़ करना है आपको 7 बार शोधन करने के लिए, ओके। सप्तधा लिखा गया है। आपको मीनिंग अगर मैं आपको बताता हूँ, अगेन मैं आपको बताऊँगा, ओके। तैले तक्रे गवामूत्रे अरनाले कुलत्थजे क्रमात् निषेचेत तप्तम द्रावे द्रावे तो सप्तधा, ओके। मतलब क्या हुआ कि स्वर्ण धातु, रजत धातु, जिनका भी आपको शोधन करना है ना, जो लिक्विड में यहाँ पे बताया गया है, तिल का तेल, तक्र, गवामूत्र यानी कि काउस यूरिन, कांजी और कुलत्थ का क्वाथ, ओके। इनका क्या करना है आपको, द्रव्य मीडिया आपने ले लिया, अलग अलग पात्र में, अलग अलग बॉवल में, अलग अलग वहाँ पे एक एक लिक्विड मीडिया यूज रखा गया है। तो स्वर्ण धातु का अगर शोधन करें तो स्वर्ण, इनका शोधन करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल पॉइंट ऑफ व्यू बता दूं कि सपोज आपको स्वर्ण धातु का शोधन करना है, तो आपने स्वर्ण लिया, ओके। स्वर्ण आपको लेना है, डायरेक्टली आपको क्या करना है, उसको हीट करना है, ओके। हीट करने के बाद उसको क्या करना है, आपको जो भी लिक्विड मीडिया आपने बॉवल में, अलग अलग बॉवल में रखा है ना, तो यहाँ पे आपका कोई ग्लास का कोई बॉवल वगैरह नहीं होना चाहिए, वहाँ पे आपका स्टील वगैरह के जो वेसल्स होंगे उनका आप यूज़ करिए। तो अल्टीमेटली जो आपने जो सोना लिया ना, जो स्वर्ण लिया, उसको आपने हीट किया। हीट करने के बाद जब वहाँ पे जब तक वो रेड, तब तक यानी कि लाल कलर के नहीं हो जाते ना, तब तक आपको उसको क्या करना है, हीट करना है, ओके। हीट करने के बाद वहाँ पे डायरेक्टली जो लिक्विड मीडिया आपने अलग अलग जो 4 या फिर 5 जो भी कुछ बताए गए, ओके, वो अलग अलग बॉवल में जो भी कुछ आपने रखा है, ओके, उनमें उसको डुबाना है, ओके। कैसे डुबाना है, जैसा अलग अलग जो आपने लिक्विड मीडिया लिया ना, पहले आपको एक लिक्विड मीडिया में 7 बार डुबाना है, ओके। तो 7 बार डुबाने का तरीका भी अलग है। वहाँ पे आपको कन्फ्यूजन आएगा कि मैंने हीट किया, हीट करने के बाद वहाँ पे मैंने डुबोया उसको, देन अगेन बाहर निकाला, अगेन डुबोया, अगेन बाहर निकाला, अगेन उसको डुबोया। तो ये जो प्रोसीजर है ना, इसको हम निर्वाप बोलते हैं, ओके। तो मेटल को हीट करने के बाद जब किसी लिक्विड में हम डालते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं, बुझाना बोलते हैं, ओके। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोसीजर का नाम क्या है, निर्वाप। तो 7 बार निर्वाप हमें ऐसा इस प्रकार करना है कि जो आपने सोना को तप्त किया ना, रक्त वर्णीय यानी कि लाल कलर होने तक आपने उसको तप्त किया, हीट दिया। हीट करने के बाद जो आपने डुबोया, तो डुबोने के बाद जो आप बाहर निकालोगे ना, निकालने के बाद अगेन आपको उसको क्या करना है, अगेन उसको तप्त करना है और अगेन उसको क्या करना है, लाल कलर तक उसको जलाना है, ओके, यानी कि उसको गर्म करना है।
जब तक लाल कलर नहीं आता है तब तक आपको लाल कलर तक करना है। लाल कलर आ जाने के बाद जो आपने लिक्विड मीडिया यूज़ किया था, अगर आपके पास ज़्यादा लिक्विड मीडिया है वो पर्टिकुलर सेम थिंग्स का, तो आप उसको रिप्लेस कर दीजिए, अदरवाइज़ उसी लिक्विड मीडिया में अगेन उसको डुबोइए। ओके, तो ऐसा सेम प्रोसीजर, डुबोना फिर उसको तब तक करना, डुबोना फिर तब तक करना, ऐसा आपको एक लिक्विड मीडिया के साथ करना है। फिर कंटिन्यू जितने भी लिक्विड में जो बताए गए हैं, तिल का तेल, तक्र, गवामूत्र, अरनाल और कुलथजे, ओके, जो 5 लिक्विड में जो बताया गया है, ओके, इन सभी में आपको 7-7 बार करना है। ओके, तो अल्टीमेटली इससे जो शोधन होता है ना, इनको हम क्या बोलते हैं, सामान्य शोधन बोलते हैं। मैंने इतना लंबा इसके रिगार्डिंग क्यों बोला है, क्योंकि सामान्य शोधन जो विधि है ये 9 प्रकार के जो धातु है ना, इनके लिए सेम विधि है। ओके, सामान्य शोधन प्रोसीजर विल बी सेम फॉर ऑल 9 धातुस। ओके, दैट्स वाई इसके ऊपर मैंने जोड़ दिया। ओके, तो स्वर्ण आदि लोह पत्राणाम शुद्धि ऐसा प्रशस्यते, जितने भी स्वर्ण आदि धातु हैं उनका अलग अलग द्रव्य में 7 बार निर्वाप करना है। ओके, तो टोटल आपको वहाँ पे 7 फायदा 35 टाइम्स आपको निर्वाप करना पड़ेगा फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ 1 धातु। ओके, तो जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है, विशेष शोधन विल बी स्पेसिफिक फॉर स्पेसिफिक धातु। ओके, सॉरी, तो स्पेसिफिक फॉर स्पेसिफिक वन फॉर द विशेष शोधन। ओके, तो विशेष शोधन अलग अलग धातुओं की अलग अलग होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे कोई भी विशेष शोधन का वर्णन नहीं किया। ओके, ये देखिए धातुओं के भस्मों के प्रकार, लोहानाम मारणम श्रेष्ठम सर्वेशम रस भस्मनाः मूली भी मध्यम प्राहु कनिष्ठम गंधकादि भी। ओके, तो लोहानाम मारणम श्रेष्ठम, लोहा जो अल्टीमेटली जो धातु वगैरह हैं उनका जो मारण मतलब होता है धातु। ओके, तो उनकी जो धातु है ना श्रेष्ठ होंगे, सर्वेशम रस भस्मनाः। ओके, सभी धातु में श्रेष्ठ होगा। कब श्रेष्ठ होगा, जब उनका मर्दन वगैरह यानी कि धातु के भस्म को प्रिपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, उनका मर्दन वगैरह करते हैं। एक वहाँ पे एक एक्स्ट्रा द्रव्य की वहाँ पे ज़रूरत होती है। ओके, दैट नथिंग बट आपने किसी द्रव्य का अगर शोधन वगैरह कर लिया है ना, उसका जब हम भस्म बनाते हैं ना, तो भस्म शोधन करने के बाद क्या करते हैं, उसका हम भस्म बनाते हैं, ये तो सब जानते हैं। लेकिन भस्म बनाते समय भी या फिर भस्म बनाने के लिए हमें पायलट दैट नथिंग मतलब चक्रिका वगैरह बनाना पड़ता है। ओके, तो चक्रिका वगैरह बनाने के लिए वहाँ पे हम किसी अन्य द्रव्य के साथ वहाँ पे कंबाइन करके उसकी चक्रिका वगैरह बनाते हैं। तो कहने का मतलब इतना ही आपको समझना है कि उत्तम भस्म वाले कैटेगरी ऐसे भस्म होंगे जो भस्म पारद के द्वारा बनाया गया होगा। यानी कि अगर सपोज उत्तम भस्म के कैटेगरी में आने वाला जो भस्म हमारा स्वर्ण भस्म है, तो स्वर्ण धातु का शोधन करने के बाद, ओके, तो स्वर्ण धातु का शोधन करने के बाद जब हम स्वर्ण मारण करेंगे, यानी कि स्वर्ण का जब हम भस्म बनाएंगे, तो बनाने के दौरान हम उसमें क्या करते हैं, पारद का कॉम्बिनेशन करते हैं, पारद को कंबाइन करते हैं। तो अल्टीमेटली क्या कंबाइन करने वाले, उसके रिलेटेड में ये 4 प्रकार के भस्मों का वर्णन किया गया है। ओके, बस इतना आपको समझना है। मध्यम भस्म वो होगा जहाँ पे वानस्पतिक द्रव्य का यूज़ करते हैं, जहाँ पे हम पारद वगैरह नहीं यूज़ करेंगे, तो उनको हम क्या बोलते हैं, मध्यम भस्म बोलेंगे। ओके, कनिष्ठ भस्म उसे हम बोलेंगे जहाँ पे गंधक वगैरह यूज़ किया रहेगा। पारद जहाँ पे स्पेसिफाई यूज़ किया गया है, रस सिंदूर पारद, अलोन पारद, या फिर वहाँ पे कज्जली ड्यूरिंग द भस्म प्रिपरेशन, ओके, ऑफ एनी मेटल, तो उसको हम क्या बोलेंगे, जो उससे जो प्रिपेयर जो भस्म होगा उसको हम उत्तम भस्म बोलेंगे। मध्यम भस्म उसे हम बोलेंगे जहाँ पे जितने भी सुधा वर्गीय जो भस्म होते हैं ना, हमारे कपर्दिक भस्म हो गया, शंख भस्म हो गया, ओके, शुक्ति भस्म हो गया, ये सभी जो सुधा वर्गीय जो भस्म होते हैं ना, इनका भस्म हम किससे बनाते हैं, हमारे जो एलोवेरा होते हैं ना, उनके पल्प का यूज़ करके डायरेक्टली चक्रिका वगैरह बनाते थे, डायरेक्टली पायलट बनाते, डायरेक्टली चक्रिका बनाते और डायरेक्टली पूट देते हैं। ओके, तो अल्टीमेटली इनके द्वारा जो बनाया गया जो भस्म होता है ना, यानी कि एलोवेरा वगैरह जहाँ पे यूज़ करते हैं, ये वानस्पतिक द्रव्य हैं, उससे जो प्रिपेयर जो भस्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मध्यम भस्म बोलते हैं। कनिष्ठ भस्म उसे हम बोलते हैं जो गंधक आदि द्रव्यों से बनाया हुआ रहता है। और निकृष्ट भस्म उसे हम बोलते हैं जहाँ पे शत्रु धातु, ओके, यानी कि जो हमारे अरु धातु होते हैं ना, अरि मतलब होता है शत्रु। ओके, तो शत्रु धातु से प्रिपेयर किया हुआ जो भस्म होता है, ओके, यानी कि जो मेटल का अगर हमें भस्म बनाना है और वो मेटल अल्टीमेटली जिसके थ्रू हम बना रहे हैं उस पर्टिकुलर मेटल का भस्म,
वो अल्टीमेटली उसी सेम मेटल का अरिलोह है। अरिलोह यानी कि वहाँ पे शत्रु धातु है। ओके, यानी कि वो वहाँ पे नहीं करना चाहिए था। ओके, अगर हमने उसके शिल किया तो उसको हम क्या बोलते हैं, निकृष्ट धातु बोलते हैं। ओके, तो अरिलोह यानी कि शत्रु धातु से उसका मारण यानी कि भस्म बनाने से के जो बाद जो अल्टीमेटली जो भस्म बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, निकृष्ट भस्म बोलते हैं। तो अरिलोहेन लोह से मारणम दुर्गुणम पदम। ओके, तो कंटिन्यू श्लोक में आप इसको ऐड कर लीजिएगा। तो ये देखिए जो मैंने आपको बताया था, सॉरी, तो ये देखिए 2 वे बताए गए हैं। 2 वे बताए गए हैं। एक तो तिल, तेल, तक्र, कांजी, कुलत्तकवात और गोमूत्र, जो 5 प्रकार के द्रव्य यूज़ किया गया है। या तो सेपरेटली आप इसको ज़्यादातर यही फॉलो करते हैं, फर्स्ट वाला। सेकेंड वाला रेयर केस है। ओके, लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा बताया, दैट्स वाई पे मैंने आपके लिए बताया। तो तिल, तेल, तक्र, कांजी, कुलत्तकवात और गोमूत्र सेपरेटली 7-7 बार एक एक द्रव्य एक एक लिक्विड मीडिया में आपको निर्वाप करना है। ओके, क्या है मैंने ऑलरेडी बताया आपको। या फिर ये 5 जो द्रव्य मीडिया है, लिक्विड मीडिया है, कंबाइन करिए आप, और कंबाइन करने के बाद इनके अंदर 7-7 बार करना है। यानी कि इनके अंदर आपको क्या करना है, इन मिक्स फॉर 7 टाइम, यानी कि पूरे लिक्विड मीडिया को आपको एक वहाँ पे कंबाइन मीडिया आपको लेना है। कंबाइन मीडिया में 7 बार निर्वाप करना है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारा सेकेंड वे हुआ। ओके, तो मोस्टली फर्स्ट वाला ही आपको फॉलो करना है। 98% 99% हमें यही वे यूज़ करना पड़ता है। ये रेयर केस है। ओके, तो अल्टीमेटली जो हमारा फर्स्ट जो हमारा धातु है, दैट इज नथिंग बट स्वर्ण धातु। ओके, तो स्वर्ण धातु, इसकी अगर पर्याय नाम की अगर बात करें तो स्वर्ण बोलते हैं, सुवर्ण बोलते हैं, कल्याण भी बोलते हैं इसको, अग्निवर्ण भी बोलते हैं, कनक भी बोलते हैं, और लोह श्रेष्ठ होता है। ओके, यानी कि धातुओं में सबसे श्रेष्ठ होता है, इसलिए इसका एक पर्याय नाम है लोह श्रेष्ठ। ओके, सामान्य शोधन मैंने ऑलरेडी आपको बताया, मैं इस पर ज़्यादा अगेन टिप्पणी वगैरह नहीं करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा बोल दिया है। ओके, तो जो भी मैंने बताया था, स्वर्ण का कंटक वेदी पत्र बनाना है। ओके, स्वर्ण के पतले पतले पत्र बनाना है। ओके, और अल्टीमेटली एक एक पत्र को वहाँ पे हमें क्या करना है, इन सभी लिक्विड मीडिया में अलग अलग 7-7 बार निर्वाप करना है। ओके, इससे क्या होता है, इसका सामान्य शोधन हो जाता है। इसकी अगर विशेष शोधन की अगर बात करें तो विशेष शोधन इस प्रकार बताया गया है कि जो पंचमृतिका जो होती है ना, ओके, स्टिका, गैरिक, सांदो, लवण और गृहधूम और वल्मिक मृत। वल्मिक मृत मतलब क्या होता है, ये एक विशेष प्रकार का मिट्टी होता है। ओके, जिसको हम क्या बोलते हैं, वल्मिक मिट्टी बोलते हैं। ओके, तो ये 5 इंग्रेडिएंट को मिलाकर क्या बोलते हैं, हम पंचमृतिका बोलते हैं। तो पंचमृतिका और कांजी या फिर नींबू स्वरस, ओके, ऐसे लिक्विड मीडिया यहाँ पे हम ले रहे हैं। इनका कंबाइन करने के बाद, क्योंकि ये सभी क्या है, पाउडर फॉर्म में होंगे, और पाउडर फॉर्म से जब वहाँ पे अगर हमें कोई लेप वगैरह बनाना है तो वहाँ पे लिक्विड मीडिया ज़रूरत होती है। तो वहाँ पे लिक्विड मीडिया यूज़ हमने क्या किया है, नींबू का स्वरस या कांजी यूज़ किया है। ओके, तो पंचमृतिका जो पाउडर फॉर्म में है उनको हमने वहाँ पे मर्दन किया विद कांजी और नींबू स्वरस, और अल्टीमेटली उसके द्वारा जो बनाया गया जो लेप है ना, वो हम कहाँ अप्लाई करने वाले, एक एक स्वर्ण पत्र पे अप्लाई करते हैं, और अल्टीमेटली वो स्वर्ण पत्र को हम क्या करते हैं, ड्राई करते हैं। ओके, और ड्राई करने के बाद क्या करते हैं, उसको शराब संपुट में रखते हैं। शराब संपुट रखने के बाद, शराब संपुट क्या है, ऑलरेडी मैंने अपने प्रैक्टिकल वीडियो में बताया है। मैंने बहुत सारे रसायनशास्त्र के वीडियो बनाए हैं, यू कैन गो थ्रू दैट पर्टिकुलर वीडियो इन माई चैनल। ओके, तो शराब संपुट में रख देने के बाद क्या होता है, वहाँ पे शुद्ध स्वर्ण की उत्पत्ति हो जाती है, शुद्ध स्वर्ण की प्राप्ति हो जाती है। ओके, दूसरा वे ये बताया कि अगर आप 3 दिन ऐसा रख देते हो, ओके, ड्राई करने के बाद वहाँ पे, या फिर लगाने के बाद एज इट इज़ आप उस पर्टिकुलर पत्र को रख देते हो, तो उससे भी इसका शोधन हो जाता है। ओके, तो मोस्टली कन्वीनियंट जो हमारा वे है, यही वे है कि जो आपने लेप बनाया विद द हेल्प ऑफ पंचमृतिका और कांजी। ओके, तो वो लेप आपको कंटक वेदी पत्र में जो शोधित सुवर्ण कंटक वेदी पत्र पे इसका लेपन करना है। ओके, लेपन करने के बाद इसको सुखाना है, सुखाने के बाद शराब संपुट में रखना है। ओके, शराब संपुट में रखने के बाद वहाँ पे आपको 10 फुट वगैरह बोला गया है। ओके, तो 10 फुट के बाद शुद्ध स्वर्ण की उत्पत्ति हो जाती है, यानी कि प्राप्ति हो जाती है। इसके प्रकार बताए गए स्वर्ण के, तो 5 प्रकार बताया गया, प्राकृत स्वर्ण, सहज स्वर्ण, खनिज स्वर्ण जिसे हम और भी बोलते हैं। ओके, देन
इसी के द्वारा हम क्या करते हैं अपने ऑरियम यानी कि जो हमारा स्वर्ण होता है इसको हम गेन करते हैं। ओके, अग्नि संभव स्वर्ण और कृत्रिम दैट नथिंग मतलब रसविद्युत स्वर्ण। ओके, ये 5 प्रकार के स्वर्ण बताए गए हैं, प्राकृतिक स्वर्ण, सहज स्वर्ण, खनिज स्वर्ण, अग्नि संभव स्वर्ण और कृत्रिम यानी कि रसविद्युत स्वर्ण, जिनमें से अल्टीमेटली प्राकृत, सहज और अग्नि संभव जो स्वर्ण है, ओके, ये जो अल्टीमेटली इनको हम क्या बोलेंगे, अलौकिक बोलेंगे। ओके, अलौकिक दैट नथिंग मतलब ये बहुत कम दिखाई देते हैं और बहुत कम मिलते हैं, इसलिए इनको क्या बोला, अलौकिक बोलते हैं। अलौकिक दैट नथिंग मतलब जो जिसका एग्जिस्टेंस कम है। ओके, तो प्राकृत, सहज और अग्नि संभव स्वर्ण जो 5 प्रकार में जो 3 प्रकार यहाँ पे बताए गए हैं, ओके, वो अलौकिक है। खनिज स्वर्ण जो होते हैं वो बेस्ट होते हैं, और सबसे बेस्ट जो होता है हमारा आउट ऑफ 5 वो कृत्रिम स्वर्ण होता है। ओके, यानी कि रसविद्युत स्वर्ण, ये वेरी बेस्ट दैट मतलब महाश्रेष्ठ के कैटेगरी में आते हैं। तो 5 प्रकार के स्वर्ण होते हैं, जिनमें से प्राकृत, सहज और अग्नि संभव स्वर्ण, ओके, जो 3 प्रकार हैं आउट ऑफ 5 वो अलौकिक हैं। खनिज जो स्वर्ण होते हैं ना, वो 14 कलरों में आते हैं, 14 वर्णों में आते हैं, और इन्हीं 14 वर्णों खनिजों में से हम क्या करते हैं, स्वर्ण धातु को गेन करते हैं। ओके, तो इससे जो गेन किया हुआ जो स्वर्ण होता है वो बेस्ट होता है, लेकिन उससे भी बेस्ट जो हमारा स्वर्ण होता है वो कृत्रिम वाला होता है। ओके, यानी कि आर्टिफिशियल वाला होता है। ओके, अगर स्वर्ण के अगर लक्षण की अगर बात करें तो कौन सा स्वर्ण अच्छा होता है, कौन सा स्वर्ण अच्छा नहीं होता है, बस वहाँ पे आपको बताया गया है। तो आग पर तपाने के बाद जो लाल कलर का होता है जो सोना, वो अच्छा होता है। कसौटी यानी कि कहीं पत्थर वगैरह पर घिसने के बाद, ओके, केसर कलर का अगर वो होता है तो वो सोना अच्छा होता है। ओके, बाकी अगर अलग और एक्स्ट्रा फीचर आप देखोगे तो वो पीले कलर का होना चाहिए, वो स्निग्ध होना चाहिए, ओके, उसमें लस्टनेस होना चाहिए। तो ये सभी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वहाँ पे आप इसको इंक्लूड कर सकते हो। अग्राह्य स्वर्ण लक्षण में ये आते हैं कि जो श्वेत कलर होते हैं, ओके, श्वेत कलर दैट मतलब जिनको जलाने के बाद जो इंस्टेड ऑफ रक्त कलर जो श्वेत कलर के होते हैं, घिसने के बाद श्वेत रेखा दिखाते हैं इंस्टेड ऑफ केसर कलर। ओके, और अल्टीमेटली वही यहाँ पे लिखा गया। ओके, गर्म करने के बाद श्वेत कृष्ण का जो होता है वो हमारे अग्राह्य होता है, यानी कि उसको नहीं लेना चाहिए। ओके, स्वर्ण धातु की अगर मारण की अगर बात करें कि कैसा स्वर्ण भस्म हमारा बना, ओके, तो बहुत ही सिंपल वे है। तो अगर आप नॉर्मल भस्म बनाने की प्रोसीजर जानते रहोगे तो अगेन वो तो फिर आपके लिए चांदी है। ओके, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। पारद भस्म जो होता है हमारा, जिसे हम रस सिंदूर बोलते हैं, रस सिंदूर को आपको किसी अम्ल द्रव्य के साथ मर्दन करना है। ओके, मर्दन करना दैट नथिंग बट वहाँ पे आपको रस सिंदूर जो पाउडर फॉर्म में है उसका आपको किसी लिक्विड मीडिया सचेस वहाँ पे कांजी है, ओके, वहाँ पे आपका नींबू स्वरस है, तो रस सिंदूर का मर्दन आपको करना है विद किसी अम्ल द्रव्य के साथ, और उसका आपको लेप बनाना है। लेप को बनाने के बाद आपका जो विशेष शोधित जो आपका स्वर्ण पत्री है उसके ऊपर लगाना है। ओके, और लगाने के बाद आपको क्या करना है, उसको सुखाने के बाद एज इट इज आपको कुक्कुट पुट देना है। ओके, 10 पुट देने के बाद वहाँ पे आप इसको क्या होता है, स्वर्ण भस्म की प्राप्ति हो जाती है। ओके, तो अल्टीमेटली जो विशेष शोधन में जो मैंने 10 पुट की जो बात की थी ना, वो वहाँ पे जो मैंने बताने का जो फोकस था वो उसके मारण के ऊपर था। ओके, तो विशेष शोधन में जो मैंने आपको बताया कि पंचमृतिका और लिक्विड मीडिया में पंचमृतिका जो पाउडर है उसमें कोई लिक्विड मीडिया मिलाने के बाद जो लेप हमने बनाया, लेप बनाने के बाद जो सामान्य शोधित जो हमारा स्वर्ण पत्र है उसके ऊपर हमने लेप किया, लेप करने के बाद उसको सुखाया, सुखाने के बाद उसका शराब संपुट किया, शराब संपुट करने के बाद वहाँ पे जो हम अग्नि वगैरह जो देते हैं, अग्नि से उतार लेने के बाद जो हमारा जो स्वर्ण पत्र होगा वो शोधन हो जाएगा उसका, यानी कि विशेष शोधित हो जाएगा। वहाँ पे कोई 10 फुट वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है। मारण में क्या होता है, मारण में भी आपने लेप बनाया, लेकिन ये जो लेप है ये हमारा अभी पंचमृतिका का नहीं है, ये हमारा रस सिंदूर का है, क्योंकि जो हमारा स्वर्ण भस्म होता है वो उत्तम भस्म की कैटेगरी में आता है। क्यों आता है उसका रीज़न आपके सामने है, क्योंकि यहाँ पे रस सिंदूर यूज़ किया गया फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द पारद भस्म। ओके, तो विशेष शोधित किया हुआ जो स्वर्ण पत्र है उसके ऊपर आपने लेप लगाया। ओके, जो कि
रस सिंदूर और किसी अम्ल द्रव्य के द्वारा बनाया गया था। ओके, आपने डायरेक्टली इसको सुखाया और कुक्कुट पुट दिया आपने। 10 कुक्कुट पुट देने के बाद आपका स्वर्ण भस्म आपको मिल जाता है। ओके, तो 10 पुट देने के बाद स्वर्ण भस्म की प्राप्ति हो जाती है। भस्म की अगर मात्रा की अगर बात करें तो 2 गुंजा इसकी मात्रा होती है अकॉर्डिंग टू रस रत्न समुच्चय। रस तरंगणी के अनुसार वहाँ पे 1 रत्ती से बहुत कम होती है। ओके, 2 गुंजा दैनिक मध्य वहाँ पे ये 250 मिलीग्राम ऐसा बोल रहे हैं। ओके, तो जो कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा है, लेकिन रस तरंगणी जी ने बोला है, सॉरी, रस तरंगणी में ऐसा बोला गया है कि 1/8 या फिर 1/4 ऑफ 1 रत्ती ऐसा हमें लेना चाहिए। ओके, जो कि इसकी मात्रा है किसकी, स्वर्ण भस्म की। ओके, स्वर्ण भस्म के अगर गुड़ की अगर बात करें तो इसका जो रस होता है ना, वो कषाय रस, मधुर रस, तिक्त रस का होता है। इसका जो गुण होता है वो स्निग्ध गुण का होता है। वीर्य जो है शीत वीर्य होता है। ओके, और विपाक जो होता है इसका मधुर विपाक होता है। और कर्म की अगर बात करें तो त्रिदोष शामक है। ओके, यानी कि इट बैलेंसेस द ऑल काइंड ऑफ दोषास। ओके, यानी कि वात पित्त कफ तीनों दोषों का वो क्या करता है, शमन करता है। तीनों दोषों को क्या करता है, वो पैसिफाई करता है। ओके, तो अल्टीमेटली जो रसपंचक या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जो रसगुण वीर्य विपाक जो है स्वर्ण भस्म के, वो बहुत ही मधुर रस के हैं, शीत वीर्य के हैं। ओके, और वो मधुर विपाकी है। ओके, त्रिदोष शामक है, तीनों दोषों को क्या करते हैं, पैसिफाई करते हैं। इनकी अगर इंपॉर्टेंस की अगर बात करें तो ये देखिए, ब्रहणम एक्टिविटी दिखाता है, विष दोष हर है। ओके, यानी कि स्नेक वेनम, नॉट स्नेक वेनम, स्नेक के बाइट हैं। ओके, स्कॉर्पियन के अगर बाइट है, रैट के अगर बाइट है, तो वहाँ पे अगर हम इनका लेपन वगैरह कर देते हैं तो इससे वो जो बाइट होती है ना, वहाँ पे कोई इसका इफेक्ट नहीं होता है फिर। ओके, वृक्ष है, एफ्रोडाइसिक प्रॉपर्टीज़ है, हार्ट के लिए अच्छा है, कांतिप्रद है। ओके, हमारे कांति को बढ़ाता है। स्त्रंसन का गुणधर्म है इसके पास, बुद्धि मेधा वर्धक है, बुद्धि को बढ़ाता है, स्मृति वर्धक है। ओके, वाणी को शुद्ध करने वाला हमारा स्वर्ण भस्म होता है। नेत्र है, आंखों के लिए अच्छा है। वात शामक है, दीपन एक्टिविटी दिखाता है। ओके, अतिकेश्य है, अतिकेश्य दैट नथिंग बट द बालों के लिए अच्छा है। संपूर्ण रोगों को नाश करने वाला होता है। ओके, स्वर्ण जो होता है वो आयु, लक्ष्मी, संपूर्ण रोगनाशक होती है। ओके, अनुपान की अगर बात करें कि स्वर्ण भस्म को लेते समय, ओके, तो स्वर्ण भस्म किसके साथ हमें लेना है, तो उसका जो अनुपान बताया गया वो त्रिकटु चूर्ण है और घृत है। यानी कि त्रिकटु चूर्ण और घृत के साथ हमें स्वर्ण भस्म को अपने अंदर लेना चाहिए या फिर लेना चाहिए। ओके, आमयिक प्रयोग की अगर बात करें तो आमयिक प्रयोग मतलब ये होता है कि स्वर्ण भस्म के साथ एक अलग से आपको कोई एक्स्ट्रा द्रव्य लेना है, जिसके लिए हम स्वर्ण भस्म को ले लेना। ओके, तो उससे क्या होता है, उसका ज़्यादा इफेक्ट होता है। ओके, इसलिए हम क्या करते हैं, उससे वहाँ पे एक्स्ट्रा द्रव्य लेते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं, जो वचा होता है ना, वचा हमारे ब्रेन के ऊपर इफेक्ट अच्छा दिखाता है। अच्छा दिखाता है नथिंग मतलब वो क्या करता है, मेमोरी वगैरह बढ़ाता है। ओके, यानी कि वो स्मृति वर्धक होता है। तो स्मृति वर्धक स्वर्ण भस्म भी दिखाता है, लेकिन एक स्पेसिफिक लेवल पे दिखाए, एक अच्छे लेवल पे इसका इफेक्ट हो, इसीलिए हमने वचा जो अल्टीमेटली स्मृति को बढ़ाता है, इसके साथ हमने स्वर्ण भस्म को भी मिला दिया। ओके, तो ऐसे जितने भी एक्शन होते हैं ना, वो अच्छे तरीके से दिखते हैं बाय द मिक्सिंग ऑफ द अदर द्रव्य। ओके, अलॉन्ग विद दैट स्वर्ण भस्म, उनको हम क्या बोलते हैं, आमयिक प्रयोग बोलते हैं। तो स्वर्ण भस्म का अगर कंबाइन करोगे विद द दुग्ध तो वो बल्य होगा, और दुग्ध अल्टीमेटली बल्य होता ही है, लेकिन स्वर्ण भस्म के साथ अगर दुग्ध लोगे तो वो और अच्छे से अपना काम करेगा। राजक्षमा यानी कि वहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस में हम क्या करते हैं, स्वर्ण भस्म को दूध के साथ देते हैं। स्वर्ण भस्म अगर घी के साथ दोगे तो रासायनिक एक्टिविटी दिखाएगा। स्वर्ण भस्म अगर वहाँ पे जो लवंग, मरीच वगैरह जो होते हैं उनके साथ अगर देंगे तो वो त्रिदोष शामक होते हैं। ओके, उन्माद जैसे कि हमारे मानसिक जो रोग होते हैं उनमें हम दे सकते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन ये बताया गया कि बिल्व फल, ओके, ये नहीं लेना चाहिए। ओके, जो बेल होते हैं, ओके, इनके फल नहीं लेना चाहिए, ऐसा वहाँ पे कॉन्ट्रा इंडिकेशन बताया गया है। शुद्ध स्वर्णों के विविध रूपों में प्रयोग की अगर बात करें, यहाँ पे इसका मतलब ये है कि डायरेक्टली आपने जो स्वर्ण भस्म बनाया है, या तो ये ले सकते हो, या तो स्वर्ण को घिसकर, यानी कि आपने जो शुद्ध कर लिया, ओके, जो सोना आपने जो शुद्ध कर लिया उसको डायरेक्टली आप घिसकर यूज़ करो। ओके, और मेंशन था जो शास्त्र में जो बताया गया था, जो टेक्स्ट बुक में जो था, वो जस्ट मैंने जो नोट्स बनाते समय जो मैंने यहाँ पे लिखा था वो जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। ओके,
थर्ड वे ऐसा है कि वर्ग बनाकर, ओके, जो हमारा फोर्थ वे है वो वहाँ पे स्वर्ण लवण बनाकर यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो अल्टीमेटली स्वर्णों को यानी कि सोने को किस प्रकार हम यूज़ कर सकते हैं, उनके 4 वे हैं। या तो उनके भस्म फॉर्म को यूज़ कर सकते हैं, या को शुद्ध शोधित जो हमारा जो स्वर्ण है उनको घिसकर हम उसका यूज़ कर सकते हैं, या तो वर्क बनाकर यूज़ कर सकते हैं, या तो स्वर्ण लवण बनाकर हम उसका यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं बताऊंगा कि घिसकर, ये देखिए, घिसकर सेवन करने से शरीरगत अनेक प्रकार के जो विष प्रभाव होते हैं ना, वो वहाँ पे नष्ट हो जाते हैं। ओके, वर्क यानी कि तवक जो कल्पना होती है, ये यूनानी में बताया गया था। ओके, और ओनली फॉर जो तवक कल्पना होती है ना, ओके, वर्ग का जो कल्पना होती है वो सिर्फ सोने और चांदी के लिए बताया गया है। तो ऑल्सो कॉल्ड है स्वर्ण मंडल और स्वर्ण दल और स्वर्ण पटल। वर्ग कल्पना को हम स्वर्ण मंडल भी बोलते हैं, स्वर्ण दल भी बोलते हैं और स्वर्ण पटल भी बोलते हैं। ओके, ये क्या है डिटेल में यहाँ पे मैं आपको नहीं बताऊँगा। ओके, बस आपको इतना याद रखना है कि स्वर्ण का हम अल्टीमेटली इंटरनल एडमिनिस्ट्रेट कैसे कर रहे हैं। एक तो पहला फॉर्म उसका स्वर्ण भस्म है, दूसरा फॉर्म है उसको घिसकर यूज़ कर रहे हैं, तीसरा फॉर्म है वर्ग कल्पना के थ्रू, और चौथा फॉर्म है हमारा स्वर्ण लवण बनाकर। स्वर्ण लवण बनाने की विधि बताई गई थी, इसलिए मैंने आपको बता रहा हूँ। उसको बनाने की विधि इस प्रकार है कि जो शुद्ध स्वर्ण चूर्ण है ना, ओके, अल्टीमेटली आपने जो शोधन किया हुआ जो स्वर्ण है उसका आपको चूर्ण बनाना है। चूर्ण बनाने के बाद आपको क्या करना है, वहाँ पे 1/4 आपको HCl मिलाना है उसके अंदर। ओके, और अल्टीमेटली वहाँ पे एज ऑल स्वर्ण गेट डिज़ोल्व, ओके, जैसे ही वो उसके अंदर डिज़ोल्व हो जाता है, ओके, वहाँ पे आपको क्या करना है, 10 टाइम आपको क्या करना है, संदो लवण मिलाना है इसके अंदर। ओके, संदो लवण मिलाने के बाद वहाँ पे क्या करना है आपको, जैसे ही वहाँ पे संदो लवण अल्टीमेटली उसके साथ कंबाइन हो जाता है, एज ऑल डिज़ोल्व स्वर्ण सोक्स द संदो लवण। ओके, जैसे भी जो लिक्विड मीडिया जो बन गया था शुद्ध स्वर्ण चूर्ण और 1/4 HCl मिलाने के बाद, और भी एक द्रव्य यहाँ पे मेंशन है जो कि यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है। ओके, तो आप टेक्स्ट बुक्स पे इसको फाइंड आउट करिए और अपने नोट्स में वहाँ पे पुटअप करिए। ओके, तो शुद्ध स्वर्ण चूर्ण, ओके, यानी कि जो आपने शोधन किया उस पर्टिकुलर स्वर्ण का, उसको आपने चूर्ण फॉर्म आपको करना है, उसमें 1/4 HCl मिलाना है। ओके, तो मिलाने के बाद जो चूर्ण होते हैं वो डिज़ोल्व हो जाएंगे। जैसे ही पूरा जो हमारा जो सोल्यूशन है वो डिज़ोल्व हो जाता है, ओके, डिज़ोल्व फॉर्म में आपको 10 गुना सांदो लवण मिलाना है। और जैसे ही सांदो लवण पूरे डिज़ोल्व फॉर्म को सोख लेता है, यानी कि जो आपने जो द्रव्य लिया ना, वो द्रव्य में जैसे ही पूरा सांदो लवण जब तक सोख ना हो जाए, आपको उसको सोख करना है। और जैसे ही वो पूरा सोख हो जाता है, उनको अग्नि से उतार देना है। और जो अल्टीमेटली जो अभी आपको जो सोख किया हुआ जो फॉर्म है ना, ओके, उनको हम क्या बोलते हैं, स्वर्ण लवण बोलते हैं। ओके, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है कि स्वर्ण धातु को अंदर लेने के लिए एक प्रकार का एक पर्टिकुलर फॉर्म है। ओके, तो मात्रा है 150 और या फिर वहाँ पे जो हमारे एक रत्ती होती है ना, उसका 20वां भाग। ओके, तो स्वर्ण भस्म का जो, तो अल्टीमेटली ये स्वर्ण लवण की मात्रा है, स्वर्ण भस्म की मात्रा अलग है। ओके, ये आपको याद रखना है। स्वर्ण भस्म के जो योग बताए गए हैं, मकर ध्वज है, जय मंगल रस है, स्वर्ण वसंत जो मालिनी कल्प होती है, स्वर्ण वसंत मालिनी जो कल्प होती है, उन कल्पों में हम इनका यूज़ करते हैं। ओके, तो लौह धातु 9 प्रकार की होती है, ये हम ऑलरेडी मैंने आपको बताया है। शुद्ध लौह उनको हम बोलते हैं कि जो मेटल फ्री स्टेट में होते हैं। ओके, पुती लौह उनको हम बोलते हैं कि ड्यूरिंग द इनका शोधन वगैरह जब करते हैं ना, पुती लौह का इनका मारण वगैरह जब बनाते हैं ना, तो ये जो मेटल होते हैं ना, ये डिज़ोल्व होते हैं। ओके, अभी जैसा कि मैंने भस्म विधि बताया सुवर्ण की, ओके, तो वहाँ पे कोई डिज़ोल्यूशन ऑफ मेटल नहीं हुआ, लेकिन पुती लौह के अंतर्गत ये जो मेटल होते हैं ना, इनका डिज़ोल्यूशन होता है, ये डिज़ोल्व होते हैं। और ड्यूरिंग द डिज़ोल्व होने के साथ साथ इनमें बहुत ही गंदी स्मेल आती है। पुती मतलब होता है बहुत ही गंदी स्मेल। ओके, तो बहुत ही गंदी स्मेल आने वाले जो धातु होते हैं उनको हम पुती लौह के अंतर्गत देते हैं। और उनका जो एग्जाम्पल है वो नाग धातु और वंग धातु है। ओके, जैसे कि लेड और स्टैनेनम, दैट इज समथिंग बट 3 हमारा। ओके, हमारा जो शुद्ध लौह है जो नेटिव स्टेट यानी कि फ्री स्टेट में रहते हैं, स्वर्ण धातु है, रज धातु है, ताम्र धातु है और लोहा धातु है। ओके, मिश्र लौह उसे हम बोलते हैं जो कि अल्टीमेटली बहुत सारे धातुओं का कंबाइन होता है। मेटल विच हैज़ नंबर ऑफ एलिमेंट इन इट। ओके, कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल इन द मेटल, दैट इज कॉल्ड एज अ मिश्र लौह और मिश्र धातु। ओके, तो अल्टीमेटली हमारा जो सेकेंड धातु है वो हमारा रजत धातु है। ओके, रजत धातु को हम सिल्वर
बोलते हैं, ये हम सब जानते हैं। इनका जो फॉर्म है सिंबल है वो अर्जेंटिनम है Ag। इनके परिणाम की अगर बात करें तो रजत है, रौप्यनियम बोलते हैं, चंद्रलोह बोलते हैं, रूपक बोलते हैं। चंद्रमा के जितने भी सभी नाम यानी कि चंद्रमा के जितने भी सिनोनिम्स हैं उनको हम रजत धातु से रिलेट करते हैं। इनके अगर प्रकार की अगर बात करें तो सहज रजत, खनिज रजत और कृत्रिम रजत, नेटिव सिल्वर, और सिल्वर और रसविद्युत सिल्वर, ऐसे 3 प्रकार बताए गए हैं। ओके, आउट ऑफ द दीज थ्रीज, ओके, रजत जो सहज रजत यानी कि जो वहाँ पे जो नेटिव स्टेट में, जो फ्री स्टेट में जो हमें चांदी मिल रही है वो सर्वश्रेष्ठ है अमंग 3। ओके, ग्राह्य और अग्राह्य के लक्षण की अगर बात करें तो कौन सा चांदी अच्छा है, कौन सा नहीं, उनके रिलेटेड की अगर बात करें, जो चांदी जो कठिन होती है, ओके, जो वहाँ पे हार्ड होती है, जो स्वच्छ होती है, जो भारी होती है, चंद्रमा सदृश जो होता है यानी कि सिल्वर कलर का जो होता है, ओके, शंख सदृश वर्ण का जो होता है, ओके, चिकना होता है, यो रजत जो होते हैं वो श्रेष्ठ होते हैं। अग्राह्य वाले जो हमारे रजत होते हैं ना, वो तपाने पर लाल कलर के होते हैं, और अल्टीमेटली इनका जो अग्राह्य वाले जो रजत होते हैं ना उनको डिस्कार्ड करना चाहिए। पीत कलर के होते हैं, तपाने पर लाल कलर, पीत कलर, काले कलर के होते हैं, वहाँ पे होते हैं वो। ओके, खुरदरी होते हैं वो, ऐसा प्लेन नहीं होते, रुक्ष होते हैं, लघु होते हैं, बहुत सारे होल वगैरह होते हैं उसके अंदर, मोटे होते हैं। ओके, तो ये सभी आपको नहीं लेना है, अग्राह्य लक्षण है। शोधन विधि जैसा कि सामान्य शोधन और विशेष शोधन जैसा कि सभी धातु में हम डील करेंगे, तो सामान्य शोधन ऑफ आवर रजत धातु इज़ सेम विद आवर स्वर्ण धातु। ओके, तो आप उसको देख लीजिएगा। रजत को कंटक विधि पत्र जैसा वहाँ पे मैंने बताया था वैसे यहाँ पे इसकी भी विधि है। इसकी विशेष शोधन की अगर बात करें तो जो रजत के जो पत्र होते हैं ना, अल्टीमेटली वहाँ पे क्या करते हैं, इनका हीट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे कोई लेप वगैरह नहीं लगाते, जैसा कि हमने स्वर्ण के विशेष शोधन में देखा। डायरेक्टली यहाँ पे हमने क्या किया, उसको हीट कर दिया। हीट करने के बाद यहाँ पे डायरेक्टली हम एक लिक्विड में डाले रहे हैं, अगस्त्य पत्र स्वरस है, इनको हम डायरेक्टली क्या करते हैं, डिप करते हैं। डिप्ट करते हैं मतलब वहाँ पे उसका क्या करते हैं, निर्वाप करते हैं। ओके, तो 3 बार या फिर 7 बार अगस्त्य पत्र में निर्वाप करने के बाद जो हमें सिल्वर मिलेगा ना, जो रजत मिलेगा ना, वो विशेष शोधित होगा। ओके, जैसा कि आप वो फिगर देख सकते हो। ओके, जो आपने मेटल वहाँ पे हीट किया और डायरेक्टली इसको आपने इसके अंदर डुबोया। ओके, तो डुबोना, मेटल को हीट करना और डुबोना, ये जो मेथड है ना, इनको हम क्या बोलते हैं, निर्वाप बोलते हैं। तो 3 बार या फिर 7 बार अगस्त्य पत्र स्वरस में निर्वाप करने के बाद रजत कंटक विधि पत्र का विशेष शोधन हो जाता है। ओके, सिंपल स्टेटमेंट है। ओके, इसकी अगर मानन की अगर बात करें तो जैसे वहाँ पे मैंने रस सिंदूर यूज़ किया था, यहाँ पे आपको क्या करना है, कज्जली यूज़ करना है। ओके, तो समगुण कज्जली यानी कि जहाँ पे पारद और गंधक समभाग में होने चाहिए, इक्वल क्वांटिटी ऑफ पारद और गंधक से प्रिपेयर किया हुआ जो कज्जली होता है उनको हम क्या बोलते हैं, समगुण कज्जली बोलते हैं। और समगुण कज्जली का लेप बनाना है, लेप को रजत पत्र पे आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद उसको सुखाना है, देन कुक्कुट पुट करना है, और कुक्कुट पुट करने के बाद रजत भस्म आपको ऑप्टेन हो जाता है। ओके, याद क्या करना है कि रजत भस्म जो होता है वो काले कलर का होता है, स्वर्ण भस्म जो था वो हमारा गैरिक वर्ण यानी कि लाल कलर का होता है। क्यों होता है वो भी इसका रीज़न बताया गया है। ये देखिए, स्वर्ण रक्त वर्ण का जो रक्त वर्ण और गैरिक कलर का जो गैरिक वर्ण अल्टीमेटली वो भी लाल कलर का ही होता है। रक्त वर्ण या गैरिक कलर का जो भस्म होता है वो हमारा ड्यू टू रस सिंदूर होता है, क्योंकि रस सिंदूर भी लाल कलर का होता है। और कृष्ण वर्ण का जो रजत भस्म है वो काला कलर का होता है, क्योंकि यहाँ पे हमने कज्जली यूज़ किया। ओके, रजत भस्म की अगर गुड़ की अगर बात करें तो इसका रस जो होता है कषाय रस का होता है, अम्ल रस का होता है। ओके, इसका जो गुण होता है वो स्निग्ध गुण का होता है, गुरु और सर गुण का होता है, वीर्य शीत गुण का होता है। तो जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं इट इज़ ए सिमिलर विथ आवर स्वर्ण धातु। ओके, स्वर्ण भस्म। ओके, तो अगेन जठर अग्नि को प्रदीप्त करता है, बल्य है, आयु मेधावर्धक वगैरह बढ़ाता है। रजत भस्म का अगर स्पेशल गुण अगर बताएं तो एक्शन डन बाय सप्रेसिंग, कोष्ठगत बढ़ी हुई वात को क्या करता है, बढ़ाता है। ओके, तो इसका एक्शन ऐसा होता है कि जितने भी कोष्ठगत जो वात होता है ना वो उनको सप्रेस करता है, क्योंकि जितनी भी वेदना वगैरह होती है वात की वजह से होती है, न वेदना बिना ही वातें। ओके, रस रक्त आदि धातुओं में संचित जो पित्त होते हैं उनको निकालता है। और जत्रु के ऊपरी भाग में जो प्रकुपित जो कफ होते हैं ना, जत्रु मतलब क्लाविकल, तो अबो द रीजन अबो द क्लाविकल, वहाँ पे जितने भी कफ वगैरह होते हैं ना, साइनसेस वगैरह जो होते हैं,
फ्रंटल साइनसेस, वहाँ पे मैक्सिलरी साइनस, ओके, वहाँ पे हमारे बहुत सारे साइनस वहाँ पे होते हैं, ओके। उन साइनसेस में बहुत सारा म्यूकस वगैरह जो बढ़ा हुआ रहता है, जिन्हें हम कफ बोलते हैं, तो उनके कफ को निकालने का जो काम होता है हमारा चांदी करता है, चांदी के भस्म करता है। मात्रा की अगर बात करें तो 1/4 से 1 रत्ती तक इसकी मात्रा होनी चाहिए। रजत वक्र भी बनता है, जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि रजत का यूज़ हम किन किन वे में कर सकते हैं। तो फर्स्ट में आता है रजत भस्म, सेकेंड में आता है रजत वक्र, रजत वर्क, ओके। रजत वर्क भी बल्य है, स्निग्ध कारक होता है, ओके। लेखन है, शुक्रमेय हर होता है, ओके। शुक्रमेय हर मतलब एक प्रकार है हमारा प्रमेय का, ओके। वयस्तापक एक्टिविटी दिखाता है, शक्ति बढ़ाता है, वृक्ष एक्टिविटी दिखाता है, मेधावर्धक है, ओके। तो अल्टीमेटली जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं भस्म के, वही सेम प्रॉपर्टीज़ रजत वर्क के भी है, ओके। रजत धारण के लाभ की अगर बात करें, सोना क्यों हमें धारण करना चाहिए, क्योंकि जितने भी चंद्र ग्रहण के जो दुष्प्रभाव होते हैं ना, उनसे बचने के लिए हम क्या करते हैं, रजत यानी कि चांदी का धारण करते हैं, ओके। रजत का धारण किया जाता है। इनके अगर कल्पों की अगर बात करें तो त्रैलोक्य चिंतामणि रस, सर्व ज्वर हर लोह और विस्म ज्वरांतक लोह, ये जितने भी कल्प होते हैं ये हमारे रजत धातु के कल्प हैं, ओके। तो हमने यहाँ पे अभी क्या क्या देखा, स्वर्ण धातु और रजत धातु देखा, ओके।